गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। आपने देख ही लिया होगा हमारी जो सीरीज़ है ये टेट एग्ज़ाम्स और जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मीन्स हम एजुकेशन और साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो एजुकेशन और साइकोलॉजी से रिलेशन के बारे में रहेगा। आप ये देखोगे कि भाई एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच का रिलेशन कैसा है, या फिर हम लोग एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम लोग करेंगे मनोविज्ञान, उसका अर्थ, मनोविज्ञान और उसका अर्थ करेंगे हम लोग। मतलब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजी कहाँ से आई, किस टॉपिक से आई, किन सब्जेक्ट्स को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साइकोलॉजी को हम लोग यहाँ तक लेकर के आए हैं और एजुकेशन के अंदर इसका क्या क्या रोल रहेगा या रहता है। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा जो साइकोलॉजी है वो एक यूनानी शब्द है, मतलब ग्रीक वर्ड है। ठीक है, हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं आपको पता होगा हमारी जो साइकोलॉजी है वो ग्रीस वालों से ली गई है, यूनान से ली गई है। ठीक है, हम जो इंडिया के अंदर साइकोलॉजी के अंदर ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी यूनान की है। आपने भी सुना होगा कि भाई साइकोलॉजी जो है वो टर्म ही बाहर से ली गई है। ठीक है, उसको दो वर्ड से लेकर के बनाया गया है। हमारे यहाँ पे क्या क्या वर्ड है भैया हमारे पास में, साइकी प्लस लोगस, साइकी और लोगस, मतलब दो वर्ड्स जो ग्रीक के हैं उनको लेकर के हमने जो है इस सब्जेक्ट को तैयार किया है। फर्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या रहता है हमारा, आत्मा, और दूसरे का मतलब रहता है अध्ययन करना या स्टडी करना, आप ऐसा बोल सकते हो। अब आत्मा कैसे भाई, और मन कैसे, और इसकी स्टडी कैसे करेंगे। देखो बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी की स्टार्टिंग करी गई थी तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ये तो यहाँ पे आया नहीं होगा। साइकोलॉजी जो था वो एक अलग सब्जेक्ट के थ्रू आया। वो सब्जेक्ट क्या था हमारे सामने अभी आएगा, फिलोसफी। हमारे सामने आया एक सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आप ये पाते हो कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे वो ज़्यादातर फिलोसफी से रिलेटेड थे। फिलोसफी का मीनिंग क्या होता है भैया, फिलोसफी होता है बच्चे दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र कैसे, किसी भी चीज़ को देखने का हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक नज़रिया होता है। आप इस चीज़ को समझें कि भाई कोई भी एक व्यक्ति है वो एक चीज़ को अलग तरीके से देखता है, दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से देखता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का हर किसी के लिए अपना यूज़ हो सकता है। कोई इंसान इस बॉक्स के अंदर कोई एक सामान रख सकता है, दूसरा इंसान ये सोच सकता है कि भाई इसको किसी के ऊपर फेंक के मार सकते हैं या इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिलोसफी का मतलब होता है किसी एक इंसान का देखने का नज़रिया। अब भाई हर किसी का नज़रिया अलग हो सकता है किसी भी एक चीज़ को देखने का। तो इसको जो है क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फिलोसफी के अंदर पूरी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ था उस टाइम पे। हम ऐसा मानते हैं कि फिलोसफी से ही सारा का सारा ज्ञान आया है और उसी को आगे जा करके ट्रांसफ़र किया है। हमारे जितने भी फिलोसफर्स थे या जितने भी वो ऐसे लोग जो कि भाई बहुत गहरा चिंतन कर सकते थे, बहुत ही गहरी बातें बोल सकते थे, उनको फिलोसफर्स के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितने भी यूनान के दार्शनिक थे या जितने भी फिलोसफर्स थे उनको ऐसा मानते हैं कि भाई उनकी थिंकिंग की जो पावर थी या सोचने समझने की जो शक्ति थी वो और नॉर्मल लोगों की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी, ऐसा मानते हैं। अब इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो इतना सारा जो ज्ञान था उसको भाई हम लोग एक बार में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको क्या करा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांटा भाई, 3 हिस्सों के अंदर बांटा इन्होंने। पहला बांटा मेटाफिजिक्स के अंदर, दूसरा बांटा एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, तीसरा बांटा इंट्यूशन के अंदर। मतलब ऐसा मानते हैं कि इन 3 हिस्सों के अंदर पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो समाया हुआ है। अब कैसे समाया हुआ है, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व ज्ञान, मतलब कि जो तत्व से संबंधित हो। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, ज्ञान मीमांसा या आपकी या इंद्रियों से संबंधित जो ज्ञान है। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतःप्रज्ञा। अब इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे। मेटाफिजिक्स मतलब होता है पराभौतिकी। क्या होता है, पराभौतिकी, या फिर आप इसको बोलते हो तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान। ऐसा कोई भी ज्ञान जो कि हमें तत्वों के बारे में ज्ञान कराता हो या जिस चीज़ के बारे में हमें
बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सत्ता, अस्तित्व, वास्तविकता, ब्रह्मांड, आत्मा, पर सत्य जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन कराती है। ये एक ऐसी स्टडी है या ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग उन चीज़ों का अध्ययन करते हो जो आपकी समझ से बाहर है। एग्जाम्पल के लिए, ऐसी चीज़ें जिनको कि आप स्टडी करना चाहते हो या जिस चीज़ के बारे में आपको पता है। आपने अभी फेसबुक जो हमारा व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप के अंदर एक लोगो आया है सर्कल टाइप का, आपने वो देखा होगा, ब्लू कलर का आइकन होता है। वो क्या है? वो मेटाफिजिक्स का एग्जाम्पल है। उसके अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हो या कोई भी वर्ड लिखते हो और वो आपको उसके बारे में डिटेल देता है। आजकल आप वीडियो गेम्स वगैरह में देखते हो, क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको कि आप फील करते हो लेकिन आप उनको टच नहीं कर पाते या फिर उनके बारे में पता नहीं है आपको या फिर उस चीज़ के बारे में नॉलेज कम है। तो उस चीज़ की नॉलेज को प्रॉपर करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अलग अलग तरीके से आप उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। आज की दुनिया में क्या हो रखा है भाई, आज की दुनिया के अंदर ऐसे तत्वों की खोज की जाती है या ऐसी चीज़ों को तैयार करने की कोशिश की जाती है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर थी। आजकल आपने देखा होगा कुछ एक वीडियो गेम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप रियल वर्ल्ड की चीज़ों को फील करते हो जो कि एक्चुअल में वास्तविक नहीं है या रियल नहीं है। उन चीज़ों को रियल कैसे फील कराया जाता है? आपके चेहरे के ऊपर एक मास्क वगैरह लगा दिया जाता है या फिर एक आपको चश्मा पहनाया जाता है। उस चश्मे के थ्रू आपको लगता है कि भाई आसपास की जो पूरी की पूरी दुनिया है वो रियल है। एक्चुअल में वो रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड के जैसा फील करवाता है। मेटाफिजिक्स के अंदर उन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं या जिनको कि हम मानते हैं कि ये चीज़ें अगर हमारे पास हो जाएं तो हम अच्छा फील करेंगे। इसके अंदर आपकी सत्ता आती है, अवास्तविक चीज़ें, अस्तित्व की चीज़ें, वास्तविकता, ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा, ऐसी चीज़ें जिनके अध्ययन करवाती हैं वो आपका मेटाफिजिक्स है। दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, दुनिया से परे क्या है, इस चीज़ का आंसर मिलता है हमें। दूसरा क्या है भाई हमारे को, दूसरा किस चीज़ का आंसर मिलेगा, सत्य क्या है, सत्य के बारे में पता चलता है। मतलब हर किसी के लिए वही सच्चाई अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए पेन है, दूसरा वही बच्चा यूज़ करेगा इसको कोई और चीज़ बोल सकता है, स्टिक बोल सकता है। तो हर किसी के लिए एक चीज़ का मतलब अलग होता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। अगले किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा भैया हमें, इसका मिलता है हमें आत्मा, आत्मा है या नहीं है। अब आत्मा के बारे में हमें कैसे पता चलेगा भाई, क्या पता आत्मा होती हो या नहीं होती हो। अब साइंस इस चीज़ को कई लेवल के ऊपर प्रूफ करता है कि भाई 0.6 ग्राम के अराउंड कुछ एक वेट होता है जो कि कम हो जाता है आदमी की डेथ के बाद में। अब इस बात का अध्ययन किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल के बारे या जिन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं। लोग जानना ज़रूर चाहते हैं लेकिन उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हमें जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हो वो चीज़ हो ही ना। तो कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि भाई हो सकता है वो चीज़ हो सकता है वो चीज़ ना हो। साइंस का बेसिक मतलब यही होता है कि आपको ये समझाया जाए कि हो सकता है ये चीज़ आने वाले टाइम में पॉसिबल हो जाए और हो सकता है कि ये चीज़ ना हो पाए। यही चीज़ भाई अगर मैं 10 साल पहले या फिर 50 साल पहले कोई पूछता कि भाई आप लाइव किसी से बात कर सकते हो और आपको वहाँ पे जाना भी नहीं पड़ेगा, तो ये मजाक जैसी ही लगती। लेकिन आज की डेट में ये पॉसिबल है, आप लोग कैमरा के थ्रू या फिर माइक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू इस चीज़ को फील कर पा रहे हो या देख पा रहे होगे। इसको ईश्वर का स्वरूप कैसा है, कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है भाई। अब भगवान को लेकर के हर किसी की मान्यता अलग है। हमारे देवी देवता होते हैं, अलग धर्मों के अंदर अलग मान्यताएं हैं। तो आप ये पाओगे कि भाई ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है या इस चीज़ की स्टडी की जाती है। इन प्रश्नों की स्टडी को आप लोग मेटाफिजिक्स के अंदर देखते हो। समझ में आ रही बात? आप इन प्रश्नों का अध्ययन करते हो या इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफिजिक्स। ओके, तो जो मेटाफिजिक्स है हमारा, वो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है या इन चीज़ों की स्टडी करवाता है। एग्जाम्पल के लिए, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में बताएंगे, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं। अब इस चीज़ की स्टडी के लिए भाई हर कोई कोशिश कर रहा है, आप लोग कोशिश करते हो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर, हर कोई कोशिश करता है कि भाई भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं है। हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं भाई, कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। एक कोटेशन है कि भाई कुछ लोग जो है भगवान के पास पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक कर्म का है, कर्म का और ज्ञान का, और दूसरा तरीका है कि भाई जो है आप ध्यान करके या मेडिटेट करके किसी तरीके से भगवान के पास पहुंच सकते हो। अब भाई हर किसी का अपना तरीका है। अब जो लोग साइंस के थ्रू या फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग गलत हैं। आत्मा अमर है या नश्वर है, अब इस चीज़ की स्टडी की जाती है इसके अंदर कि आत्मा अमर है या नश्वर है। अब पहली बात तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि भाई आत्मा है भी कि नहीं है। अब वो नश्वर है या अनश्वर है या फिर चेंज करती है अपनी बॉडी को,
उस चीज़ के बारे में भी स्टडी की जाती है। इस ब्रह्मांड की मूल प्रकृति क्या है, इस प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। भाई नेचर क्या है इस ब्रह्मांड का। देखिए साइंस के अंदर आपने ये सुना होगा भाई बहुत सारी थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी है, एक्सपेंडेड थ्योरी है। ये थ्योरीज क्या बताती हैं हमें, ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि भाई जो ब्रह्मांड है या जो आपका यूनिवर्स है वो अलग अलग लेवल के ऊपर काम करता है या किस तरीके का उसका नेचर है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जो ये इस चीज़ को मानते हैं कि भाई ब्रह्मांड एक मूल बिंदु है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया है, वही ब्रह्मांड है, उसके आगे नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग भी मानते हैं। तो ये थ्योरीज हैं, इससे हमें इस चीज़ की स्टडी करने में हेल्प मिलती है मेटाफिजिक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी है हमारा। तो एपिस्टोमोलॉजी के अंदर ज्ञान मीमांसा, ऐसा ज्ञान जो हमारी इंद्रियों के पास है या जिसको हम इंद्रियों से देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड, ये आता है एपिस्टोमोलॉजी के अंदर। एपिस्टोमोलॉजी दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान या नॉलेज से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देती है या अध्ययन करवाती है। यह देखी जा सकती है भाई, इट कैन बी सीन। ज्ञान क्या है इस चीज़ के बारे में बताती है, ज्ञान कैसा है, नॉलेज हमारे पास किस लेवल की है, इसके सोर्सेज हमें पता चलते हैं, ज्ञान सही है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करवाती है। तो एपिस्टोमोलॉजी क्या है, वो ज्ञान जिसको कि आप अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस के थ्रू ग्रैब कर सकते हो या फिर ले सकते हो, उसको आप एपिस्टोमोलॉजी के अंदर लेते हो। ज्ञान मीमांसा इसको हिंदी में बोलते हैं। सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं हम कैसे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब आपके आसपास जो भी दुनिया है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी की स्टडी जो भी की जाती है वो एपिस्टोमोलॉजी के अंदर की जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ज्ञान अनुभव से मिलता है। भाई ऐसा भी माना जाता है कि भाई आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत सारी नॉलेज लेते हो। बहुत सारे लोग जो कि अनपढ़ हैं या फिर इलिटरेट हैं, वो नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके कंपैरेटिवली उनके पास में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ वो लोग अपनी बात को और ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कहाँ से आती है उनके अंदर ये सारी स्किल्स, भाई उनके एक्सपीरियंसेस इस लेवल के हैं। अब एक्सपीरियंस को लेकर के भी लोगों के मन के अंदर धारणा होती है। सपोज कीजिए आप किसी एक इंसान से मिलते हो और उसका एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अलग है। बिजली को लेकर के हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो आप इलेक्ट्रिसिटी को डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ करते हो, आपके लिए बिजली हो सकता है कि भाई बहुत अच्छी हो, लेकिन जो इंसान गांव में रहता है या उसने जो है करंट लगे हैं उसको बहुत सारे, या इलेक्ट्रिसिटी के साथ में उसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है, तो उस इंसान के लिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अलग हो सकता है। उसी तरीके से आप ये मान के चले कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, उसने किसी से बात की, उसके एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि भाई उसने वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान सकते हो, कोई बच्चा है, उस बच्चे को किसी डॉगी ने काट लिया, तो अगली बार जो वो किसी डॉगी के पास में जाएगा तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि भाई मैं उससे बच के चलूँ, क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि भाई उसको उससे डर लगने लग गया है कि भाई इस तरीके का जानवर होगा तो वो काट लेगा। वहीं दूसरी तरफ कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि ये मानता है कि भाई डॉगी अच्छा होता है, वो उसके पास आता है और उसके पास खेलता है, तो उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेकर के अलग हो गया। तो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर ज्ञान मिलता है। अगला क्या होता है भाई, नेक्स्ट हमारा ज्ञान तर्क से मिलता है। अब ये भी हो सकता है भाई, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर ज़्यादातर लोग जो भी धर्म को जानने वाले होते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई जो हमारे भगवान हैं हम उन्हें मानते हैं। ज़्यादातर लोगों की मान्यता यही होती है कि हम भगवान को मानते हैं। अगर आप पूछोगे किसी से कि भाई आप भगवान को जानते हो, जानने वाला ऐसा इंसान मैंने अब तक नहीं देखा कि हम भगवान को जानते हैं। कहाँ मिलते हैं पता नहीं, मानने की बात होती है। अब जो चीज़ मान के चल रहे हैं उस चीज़ के ऊपर तो लॉजिक काम ही नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि अगर लॉजिकल रीज़न पूछोगे आप उससे कि भाई आप कैसे मानते हो, आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज़ का, तो प्रूफ देने के टाइम पे वो लोग बोल देंगे कि भाई हमारे पास तो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, मानने की बात है, आप नहीं मानते हो तो आप नास्तिक हो। जैसे आप किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, सामने वाला इंसान उस चीज़ को लेकर के गुस्सा होने लग जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, क्या इंद्रियों से प्राप्त जानकारी विश्वसनीय है। इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, मतलब कि हमने जो सेंसेस से इन्फॉर्मेशन ली है क्या वो सही है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि भाई ये जो पेन है हमारे पास ये ब्लैक कलर का है, राइट। अब दूसरा कोई बच्चा क्या कह सकता है, देखो इससे कलर जो राइटिंग आ रही है वो तो हमारी रेड कलर की आ रही है, देखो, है ना, तो ये तो रेड पेन हुआ।
तो मान्यताएं अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली है किसी भी सेंस के थ्रू, हो सकता है वो जानकारी विश्वसनीय हो सकता है वो जानकारी विश्वसनीय ना हो। साइंस के अंदर भी कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि साइंस के भी कुछ फैक्ट्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं कि भाई सन जो है ईस्ट से राइज करेगा, राइट? सभी को ये पता है कि भाई सन ईस्ट से राइज करता है। अब कोई एक इंडिविजुअल आकर के बोले कि वो तो वेस्ट से राइज करेगा या वेस्ट से उगेगा, पश्चिम दिशा से उगेगा, तो ये बहुत ही इलॉजिकल सा क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अब दूसरे प्लैनेट के ऊपर या किसी और प्लैनेट के ऊपर ये मान सकते हैं कि भाई वहाँ पर तो वेस्ट की तरफ से सनराइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो चीज़ गलत हो गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड तब तक है जब तक हम लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं। जैसे ही आप किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे तरीके की हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी अर्थ है, सपोज करिएगा ये हमारी अर्थ है, ठीक है? अर्थ के बीच में ये हमारे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं। इंडिया जो है यहाँ पर वेरी करता है, यहाँ पर होगा। हमारे यहाँ पे मानते हैं कि जो सबसे बड़ा दिन है वो जून के अंदर आता है। इसी तरीके से दूसरे जो इंडिया के अपोजिट होगा, दूसरी कंट्री, वहाँ पर जो दिन बड़ा होगा वो दूसरे टाइम पीरियड के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर टाइम जोन अलग तरीके से काम करता है, वहाँ पर दिन रात अलग तरीके से काम करते हैं, करेक्ट? तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो एक्सपीरियंस कर लिया या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही सही है। हो सकता है दूसरे इंसान के पास में वो इन्फॉर्मेशन सही हो, करेक्ट? तो ये था। अगला क्या होता है भाई? इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन को अंतःप्रज्ञा भी बोलते हैं। ये कैसा ज्ञान है? एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देवी देवता या भगवान हैं, जिस भी धर्म के रहो, चाहे आप इस्लाम को ले लो, चाहे आप बुद्धिज़्म को ले लो, जैनिज़्म को ले लो, या फिर आप किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के भगवान को ले लो, ज़्यादातर जगहों पर यही माना जाता है कि जो भी हमारे पास ज्ञान है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और वहाँ पर मेडिटेट करते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान हो गया। इसके अंदर कौन सा ज्ञान आता है? मतलब कि हम कहीं पर गए, हमने मेडिटेट किया और हमारे को वो ज्ञान मिल गया, और बाद में वो लोगों ने क्या किया, वो बाद में जा करके दूसरों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ को गलत भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं गलत मान सकते? क्योंकि भाई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उन लोगों के साथ में। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे भाई पैगंबर साहब को जो ज्ञान है, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान है, या इसके अलावा जो आपके महावीर स्वामी जी हैं उनको जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो आप एक पर्टिकुलर जगह पर गए, आपने मेडिटेट किया और अचानक से आपके अंदर ज्ञान आ गया, या आपके मस्तिष्क के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर फट के निकला, मतलब एकदम से ज्ञान को प्रफुटित होना, उस चीज़ को आप लोग इंट्यूशन के अंदर लेते हो। इस चीज़ को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास में एक इन्फॉर्मेशन आई, वो भी डायरेक्टली थ्रू द गॉड, भगवान ने आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर अब आप उसको एक्सपेंड करोगे या दुनिया को बताओगे। इंट्यूशन इसको बोलते हैं। अब इंट्यूशन भाई ज़्यादातर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि भाई अंदर की गट फीलिंग होती है, सिक्स सेंस हो जाती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन इंट्यूशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि आपके मन के अंदर कोई ऐसा ज्ञान आया जो कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया। अब कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर भी, बाहर भी अपने आप को भगवान साबित कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता। जनरली इस तरीके की जो मेडिटेशन है या इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही डीप स्टडी के बाद में और डीप मेडिटेशन के बाद में ही आ सकती है। ओके, तो इंट्यूशन का मतलब देख लेते हैं यहाँ पर। बिना तर्क, बिना विश्लेषण, सीधे मन से आने वाली समझ या अनुभूति को आप लोग इंट्यूशन के तहत लेते हो, राइट? सरल शब्दों में दिमाग में अचानक से सही उत्तर या समझ आ जाना। एग्जाम्पल के लिए आप बैठे थे और आपको डायरेक्टली एकदम से आंसर का सही का पता चल गया। एक्चुअल में वो आंसर था या नहीं था उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। डायरेक्टली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है या जो भी ज्ञान आपको एकदम से मिल जाए कहीं से, उसको आप इंट्यूशन के तहत लेते हो। इसके लिए आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, किसी से एक्सपीरियंस नहीं लिया है, कोई आपके पास टीचर नहीं था। अब ऐसा ज्ञान सबको मिलने लग जाए तो बच्चे तो सारे ही खुश हो जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट देखिएगा, यानी सहज ज्ञान, मतलब जो कि आराम से मिल जाए। भाई आपने मेहनत ज़्यादा नहीं की है लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है किसी तरीके से। किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत अंदाज़ा लग जाना कि वह भरोसेमंद है या नहीं है,
ये है इंट्यूशन, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली किसी को देख करके ये पता चल जाए ये इंसान अच्छा है या बुरा है। जनरली ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बच्चों के अंदर होती है। बच्चों को जब आप टच करते हो या किसी को गोद में उठाते हो या किसी से बात करते हो या जानवरों से आपने देखा हो कभी भी इंटरेक्ट करके, उनको डायरेक्टली पता चल जाता है ये सोल या ये एक पर्टिकुलर जो इंसान है वो अच्छा है या बुरा है, उससे उनको अंदाज़ा लग जाता है। अब इसको स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हो आप कि भाई पहले से किसी चीज़ को लेकर के आपने धारणा बना ली, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जेंडर के जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नहीं हैं, या दूसरे सॉरी दूसरे को लेकर के ये मान लें कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। जैसे अक्सर माना जाता है कि भाई लड़के जो हैं लड़कियों के कंपैरेटिवली खाना ख़राब बनाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है जो शेफ़ होते हैं वर्ल्ड वाइड वो लड़के ही होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, स्टीरियोटाइप पहले से नहीं मान लेना है कि भाई अपनी एक धारणा तैयार नहीं करनी देनी है आपको कि यही एक चीज़ सही हो सकती है। वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंसान की जो सोच हो सकती है वो अलग हो सकती है और दूसरे की भी कहीं ना कहीं अलग हो सकती है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के या चीज़ को लेकर के, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, तो बिना सोचे समझे हल दिमाग में आना, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने डायरेक्टली किसी एक क्वेश्चन को देखा और डायरेक्टली आपके मन में कोई आंसर आ गया, इसको वेरिएशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है आप अपसारी चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक वर्ड होता है साइकोलॉजी के अंदर, उस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में क्या होता है, आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते हो और डायरेक्टली आपको बहुत सारे आंसर्स उसके वेरिएबल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा क्या होता है, कोई निर्णय दिल कहता है कि सही है। एग्जाम्पल के लिए ज़्यादातर आपने सुना होगा जब भी हम कोई डिसीजन लेना होता है तो ज़्यादातर लोग माइंड से लेते हैं, दिल की बात कम सुनते हैं। दिल को ऐसा माना जाता है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ये चीज़ गलत है, आप उस चीज़ को फिर भी कर देते हो, और जब आप उसको कर देते हो तो बाद में रिग्रेट होता है। कोशिश करनी चाहिए कि भाई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, कि भाई इसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे या किसी को हर्ट ना हो। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे जो दिल से लिए गए फैसले होते हैं वो अच्छे होते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू जब भी आप समझने की कोशिश करते हो कि भाई आपने कोई डिसीजन लिया वो सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाते हो कि भाई हमने ये काम किया है तो ये ठीक है मॉरली, और हमें अच्छा लगा तो ये ठीक है, बाकी लोगों को बुरा लग रहा है, भाई कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मनोविज्ञान। तो ये हमारी 3 शाखाएं थी। सबसे पहले हमने मेटाफिजिक्स को डिस्कस किया, उसके बाद में हमने एपिस्टेमोलॉजी का किया, इसके बाद में हमने इंट्यूशन को किया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा दोबारा देख लें इसको एक बार। मेटाफिजिक्स के अंदर वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, या ऐसी चीज़ें जो सत्ता, अस्तित्व, वास्तविकता, ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा, ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करवाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपकी समझ से परे हैं उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। इसका एग्जांपल आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो आपका व्हाट्सएप के ऊपर वो आता है ना, वो सर्कल टाइप सॉरी, वो सर्कल बना आता है, मतलब आप किसी भी चीज़ का प्रॉम्प्ट देते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि आप इमेजिन करते हो, उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, जिसको केवल आप अपनी कल्पनाओं में अपनी दिमाग के अंदर ही सोच के चलते हो, वो आपकी मेटाफिजिक्स के अंदर आती है। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर वो अध्ययन आता है जो आपके आसपास सराउंडिंग में आप जो भी सारी चीज़ें देखते हो उन सभी की स्टडी की जाती है, जिसको कि आप 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हो, राइट। लास्ट में हमारा आता है इंट्यूशन, ऐसा ज्ञान जो आत्मा या परमात्मा के बारे में होता है, ऐसा ज्ञान जो कि भाई देवी देवताओं के पास में होता है, या अचानक से हमारे मन में जो भी ज्ञान आता है वो इंट्यूशन के तहत आता है, राइट जी। अब देखिएगा मनोविज्ञान के विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, हमने ये देख लिया कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है ये साइकोलॉजी, ये दर्शन शास्त्र से आया। दर्शन शास्त्र के 3 भाग हुए, उसके काफ़ी टाइम के बाद में एज स्टार्ट हुई कि भाई सबने तो ऐसे ही मान नहीं लिया होगा भाई साइकोलॉजी को एक एज अ सब्जेक्ट लेकर के चले, तो उसके लेवल्स आए थे। ठीक है, अब तब जा करके हमने माना कि भाई हम साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट हम स्टडी कर भी सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो फिलोसफी एक सब्जेक्ट था और फिलोसफी के ही अंदर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता था, उसके पार्ट्स हो जाते थे बेसिकली। पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, या फिर ये आपका मेडिसिन है, वो सारे सब्जेक्ट थे, उन सभी को जो है एक फिलोसफी के अंदर लिया जाता था, क्योंकि जो हाई लेवल के थिंकर्स थे वो सारे के सारे फिलोसफर्स ही थे। उनके बारे में हम आपको डिस्कस में बताएंगे अभी धीरे धीरे क्लास में, आप समझ पाएंगे कि वो लोग क्या थे, कैसे थे, और उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, किस लिए उनको इसलिए इस लेवल के ऊपर जाना चाहता है, क्यों उनकी इतनी ज़्यादा हम महिमा मंडन करते हैं। ठीक है, तो
अवस्थाएं, एजेस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विकास कई चरणों से होकर गुजरा। इसे सामान्यतः 5 मुख्य भागों में या 5 एजेस या युगों में बांटा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि साइकोलॉजी के युग कितने थे या साइकोलॉजी के कितने एजेस थे, तो आप 5 नाम लोगे, राइट। फर्स्ट पे आ जाते हैं, दार्शनिक युग। दार्शनिक युग फिलोसफिकल एज था, मतलब पूरी की पूरी फिलोसफी पर बेस्ड था हमारा ये एज जो था। मतलब दार्शनिक होते थे, वही अपनी चीज़ों के बारे में बताते थे और वही समझाते थे कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब दार्शनिक युग में क्या है, समय क्या है इसका, प्राचीन काल से लेकर के, प्राचीन काल से एंशंट टाइम से लेकर के 1879 तक ये टाइम पीरियड था। देखिएगा, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को लेवल्स वाइज स्टडी किया गया था। स्टार्टिंग में कुछ और था, बाद में जाकर के उसका कुछ और हो गया था। सबसे पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोला जाता था, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था। अब आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था, देखिएगा ज़रा, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। अब आत्मा क्या अब सोल, आपकी सोल के साथ में दिक्कत ये थी कि भाई सोल के साथ में बोला कि भाई हम सोल की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि सोल तो दिखती ही नहीं किसी की भी। अगर हम मान के चले कि भाई चलो सोल होती है एक बार, लेकिन सोल की तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते। जब सोल की स्टडी ही नहीं कर सकते तो हम भाई कैसे उसको आगे एज अ साइंस आगे जा कर के नाम देंगे कि भाई ये भी एक तरीके की साइंस है, इसके ऊपर स्टडी हो सकती है, ठीक है। साइंस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल हो सकता हो, उसके साथ साथ उसको आप फील कर सकते हो या किसी चीज़ के ऊपर उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ का साइंस होने के लिए, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन बोला स्टार्टिंग में, वो चीज़ वैलिड नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं मानते इसे एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सोल की कैसे स्टडी करेंगे। उसके बाद में क्या कहा उन्होंने कहा चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन माना गया इसको, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस कैसे, भाई कॉन्शियसनेस की कैसे स्टडी करें, अब कॉन्शियसनेस की स्टडी नहीं हो पा रही। उन्होंने बोला कुछ टाइम तक ये थोड़ा सा चला, फिर उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो इसको भी नहीं मानेंगे। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आया मन का अध्ययन। अब मन का मतलब समझ के चलिएगा, मन का मतलब यहाँ पर दिल नहीं है, मन का मतलब होता है माइंड। हम जो स्टडी कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो यूनानियों ने जो हमें पद्धति दी है ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में कहा था यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है हमारा जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, साइकी प्लस लोगस। तो इसके अंदर मन का मतलब माइंड, दिमाग, तो उसका अध्ययन करने के लिए बोला गया इन्होंने। अब मन का भी अध्ययन नहीं हो पा रहा था, कुछ टाइम तक ये चीज़ 100 साल तक चली, उसके बाद में इसको भी इन्होंने इनवैलिड कर दिया कि भाई हम नहीं मानते कि मन का अध्ययन हो सकता है। इसके बाद में क्या आता है सॉरी, तर्क अनुभूति पर अध्ययन होता है। उसके बाद में उन्होंने बोला जो आपका तर्क है, जिसके ऊपर आप लोग वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब ये मान सकते थे कि भाई जिसके ऊपर लॉजिकल आंसर आ सकते हो, जिस चीज़ के बारे में पता चल सकता हो, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये आपका एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है। उसके बाद में अनुभूति पर अध्ययन होता है। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस होना। इस सब को लेकर के लोगों ने माना कि भाई एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है या बिहेवियर के बेस पे जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम मान सकते हैं कि भाई स्टडी है। तो इतना ये जो पूरी की पूरी जो एक लेवल थे या फिर आप ये वो स्टेजेस थे, आत्मा से चेतना, चेतना से मन, मन से तर्क, तर्क से अनुभूति, या अनुभूति को आप एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, उनके बेसिस पे जो अध्ययन होता था उसको ये लोग मानते थे। धीरे धीरे करके इसको बिहेवियर के ऊपर लेकर के आ गए, ठीक है। आज की डेट में हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसको स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाता है, क्योंकि बिहेवियर ऐसा है कि भाई उसके ऊपर स्टडी भी इजीली की जा सकती है और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना है या उसको कोई चेंजेस लेकर के आने हैं, तो उसके लिए उसके वैसे ही एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहते हैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, तो उसकी जो ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटी होती है या ऑप्टिमिस्टिक उसकी जो थिंकिंग पावर होती है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन किसी के एक्सपीरियंस अगर डार्क रहे हैं, थोड़े ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आगे जा कर के उसकी लाइफ को लेकर के नेगेटिव एस्पेक्ट बन ही जाता है या नेगेटिव थिंकिंग हो ही जाती है उसकी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से इस टाइम पे अध्ययन नहीं होता था, लेकिन 1879 के बाद में
वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होने लग गया था, आपका स्टडी होने स्टार्ट हो गई थी। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो फर्स्ट स्टेज थी, इसके अंदर जो हमारे मेन मेंबर्स थे या जो लोग थे, उनको ये उनके नाम हैं: प्लेटो, सुकरात, उसके प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे, लॉक। तो प्लेटो कौन है? प्लेटो को इंग्लिश में प्लेटो ही बोल रहे हैं, अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल, और सुकरात को बोलते हैं सोक्रेट्स। ये जो फिलोसफर्स थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी साइकोलॉजी के अंदर या आपके दर्शन शास्त्र के अंदर। फिलोसफी के अंदर इनका इतना बड़ा योगदान है, या आपकी जो साइकोलॉजी है उसके अंदर भी इनका इतना बड़ा रोल है कि जिसको कि आप एक्सप्लेन करते करते थक जाओगे। अगर इन लोगों के बारे में आपको पता चल जाता है तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे इस सब्जेक्ट के, और बहुत ही गहराई से आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि भाई ये हमारे एग्जाम्स के अंदर किस लेवल के ऊपर पूछा जा रहा है। आप देखिएगा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मतलब जैसे बिहार के हैं या राजस्थान के जो कंप्यूटर एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है इनका। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके अंदर। इसके अलावा जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं उनके भी अंदर भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो रिलेवेंस है इसकी। इस युग में मनोविज्ञान दार्शनिक चर्चा तक सीमित रहा, मतलब दर्शन के ही बारे में या फिर फिलोसफिकल एस्पेक्ट को लेकर के ही इनको डिस्कस करते रहे। इस फील्ड के अंदर या इस पर्टिकुलर एज के अंदर इसको लेकर के कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं कही गई थी। जी, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई जो सुकरात थे वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर प्लेटो हैं, आप ये टेबल देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे एरिस्टोटल, फिर उसके बाद में सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई, या फिर आपको ये समझाने के लिए। देखिएगा, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है तो इनके टीचर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। सोक्रेट जो थे वो प्लेटो के टीचर थे, जो प्लेटो थे वो अरस्तु के टीचर थे, एरिस्टोटल के टीचर थे। इसके बाद जो एरिस्टोटल थे वो सिकंदर महान या अलेक्जेंडर के टीचर थे। आपको ये टेबल याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इनसे रिलेटेड है ना एक स्टोरी भी है सोक्रेट से रिलेटेड। सोक्रेट जो थे वो एक राजघराने में पैदा हुए थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े इंसान थे, 6 साढ़े 6 7 फीट के आसपास इनकी हाइट थी। इतने महान थे, इतनी डीप थिंकिंग करते थे, हर चीज़ को इतना गहराई से समझते थे, ये मतलब नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। इनसे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। एक बार इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो ने एक बार जा करके उनसे सक्सेस के बारे में पूछा कि सक्सेस क्या होती है। बहुत सारे लोगों का आस्पेक्ट होता है कि भाई सक्सेस क्या है, सक्सेसफुल इंसान कौन बनता है। सक्सेस को लेकर के हर किसी का आस्पेक्ट अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है भाई एक पर्टिकुलर जॉब हासिल करना, कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत सारा पैसा कमाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भाई सक्सेस किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पाना है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है भाई मैं कुछ अचीव कर दूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दूँ, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब फेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर ले या कोई एक मकान ले ले, घर बना ले। हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग हो सकता है, कुछ लोग उसको ड्रीम भी बोल सकते हैं, राइट। तो सोक्रेट्स के पास उनके जो स्टूडेंट हैं प्लेटो, वो आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता का मतलब क्या होता है। तो सोक्रेट्स उनसे बोलते हैं कि भाई आज तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इस चीज़ के बारे में, आप मेरे पास कल आना। तो कल प्लेटो जो है अपने टीचर के पास में जाते हैं सोक्रेट्स जी के पास में कि सर बताइए क्या है। तो उनको लेकर के चलते, उन्होंने उस टाइम पे उसको कुछ नहीं बोला कि चलो मेरे साथ चलो आप, ठीक है। तो उनको लेकर के चले गए अपने साथ। जब वो उनको अपने साथ लेकर के गए तो एक नदी के अंदर लेकर के गए, सॉरी तो उनको नदी के किनारे लेकर के गए। फिर नदी के थोड़ा सा अंदर की तरफ गए सोक्रेट, क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो वो जा सकते थे। तो नदी के अंदर गए। नदी के अंदर जाने के बाद में जब थोड़ा सा बीच से में आ गए, उसके बाद में प्लेटो को बोला उन्होंने मेरी तरफ आओ। तो प्लेटो भाई अपने टीचर की बात मान करके उनके नज़दीक चले गए। तो जैसे ही वो उनके नज़दीक गए उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के नीचे डाल दिया। अब ऐसे में जब किसी इंसान को पानी के अंदर डाल दिया, उसको सांस नहीं आ रही है, कंटिन्यूसली वो बेचारा हाँफ रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। अब इतना लंबा चौड़ा, इतना हट्टा कट्टा इंसान किसी को ज़ोर से पकड़ ले तो वो नहीं हिल पाएगा बेसिकली। तो क्या होता है उसके बाद में सॉरी, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, अब निकल नहीं पा रहे। जब उनकी एकदम सांस रुकने वाली थी तभी सोक्रेट्स ने उनके ऊपर से हाथ हटाया और उनको ऊपर निकाला। तब उन्होंने पूछा कि सर आपने ये क्या किया मेरे साथ, क्यों किया आपने ऐसा।
उन्होंने बोला कि यही सक्सेस है, सफलता यही है। सफलता का मतलब होता है जब तुम्हारा एकदम दम घुटने लग जाए ना कि हाँ अब ख़त्म सब कुछ, और उस टाइम पे आप अपने लिए कुछ फैसले ले लो या फिर उस टाइम पे अपने आप को संभाल लो, उसका मतलब सक्सेस होता है। क्योंकि सक्सेस एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं, आप लगातार एक चीज़ को काम करते रहोगे तो सॉरी एक नहीं तो अगले दिन, आज नहीं तो कल आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। तो ये हमारे को सोक्रेट्स और प्लेटो ने अपनी एक स्टोरी के थ्रू बताया। तो सोक्रेट्स का क्या था, सोक्रेट बहुत हाई लेवल की थिंकिंग वाले इंसान थे इसी तरीके से, ठीक है, ये आप ये समझ पा रहे होगे स्टोरी के थ्रू। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली यूनान के अंदर, जो उनका देश था, उस छोटे से एक साम्राज्य के वो राजा भी थे। तो उन्होंने अपने पिता के खिलाफ या फिर वहाँ के जो राजा थे अलग अलग जगहों के, उन सभी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उनका कहना ये था कि किसी के भी साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो टैक्स आप लोग लेते हो वो गलत लेते हो इन लोगों से, आपको तो इनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अब सोक्रेट्स की इस बात को लेकर के जो वहाँ के आसपास के जो राजा थे वो सभी लोग भड़क गए, और राजघराने के ज़्यादातर लोगों ने मिल करके उनको सूली पर टांग दिया या उनको ज़बरदस्ती फांसी दे दी गई। उन जो आसपास के लोग थे उनको भी भड़का दिया कि भाई ये इंसान जो है ये तो बहुत ही गलत है। जो इंसान उनकी भलाई के लिए लड़ रहा था, उनके हक के लिए लड़ रहा था, उन्हीं को उसके सामने विलन साबित कर दिया। तो प्लेटो को क्या समझ में आई, उनको जहर दिया गया था बेसिकली, फांसी नहीं दी गई थी। तो प्लेटो को क्या समझ में आया, प्लेटो को ये बात समझ में आई, प्लेटो को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि भाई उन्होंने जो है उनके जो टीचर थे उनके साथ नाइंसाफ़ी करके उनको जो है जहर पिला दिया गया। अब प्लेटो को ये बात बड़ी बुरी लगी, तो प्लेटो ने भी क्या किया, प्लेटो ने अपने टीचर की जितनी भी अच्छी बातें थी वो सारी की सारी बुक्स के थ्रू, प्रीचेस के थ्रू, अपनी अलग अलग भाषणों के थ्रू उन्होंने जा करके लोगों को बतानी शुरू की। प्लेटो के जो टीचर बना, प्लेटो का जो स्टूडेंट बना वो बना फिर एरिस्टोटल करके, एरिस्टोटल या अरस्तु उसके जो स्टूडेंट बने। तो सोक्रेट्स के बारे में थोड़ा सा अब ख़त्म करते हैं इसको। सोक्रेट्स शिष्य प्लेटो, विशेष बात सुकरात ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उनके विचारों का स्रोत प्लेटो की रचनाएं हैं। तो जो सोक्रेट्स थे उनकी जो बातें थी वो केवल प्रीचेस के थ्रू थी, उन्होंने खुद कोई बुक वगैरह नहीं लिखी थी, और जो फिलोसफी के बहुत बड़े जानकार हैं, इसके साथ साथ उनकी जो भी चीज़ें थी वो उनके स्टूडेंट ने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। अब प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो जो थे, प्लेटो कौन है यहाँ पर, तो प्लेटो को इनके टीचर हैं आपके सुकरात, स्टूडेंट इनका है अरस्तु, और प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की थी। अरस्तु 20 वर्ष अध्ययन किया था उसके अंदर, तो इन्होंने एक एकेडमी बनाई जिसके अंदर इनका जो स्टूडेंट था अरस्तु वो पढ़ा था। तो इन्होंने बेसिकली अपने जो टीचर थे उनका बदला लेने के लिए, उनकी याद में या उनको सही साबित करने के लिए उनके बहुत सारे विचारों को जो है अपनी जो कृतियाँ थी, जो किताबें थी उनके अंदर लिखा था, ठीक है। सॉरी। अब अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु, देखो अगर आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो जो एंशंट साइकोलॉजी है उसके फादर के नाम से आप अरस्तु को ही जानोगे। एरिस्टोटल को फादर ऑफ एंशंट साइकोलॉजी भी माना जाता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो नाम माना जाएगा वो आपके अरस्तु का माना जाएगा। तो अरस्तु के टीचर कौन थे, प्लेटो, और इनका जो स्टूडेंट था वो सिकंदर था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर एक बहुत महान नाम है, बहुत बड़ा नाम है, हिस्ट्री के अंदर भी या आप फिलोसफी के साइकोलॉजी के अंदर देख लो, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर आप देखोगे तो अलेक्जेंडर का जो इफेक्ट है वो बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाएगा। इसकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। इसने इंडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ये जीत नहीं पाया था उस वॉर को। तो इसका जो स्टूडेंट था वो सिकंदर था। देखिएगा, आपने ये चीज़ देखी कि भाई पहले सोक्रेट्स के बाद में आपने देखा प्लेटो के बाद में अरस्तु, और अरस्तु के बाद में क्या हुआ, सिकंदर जो राजा बना वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम माना जाता है सिकंदर का। अब ये इतना बड़ा या इतना महान बन कैसे गया, हमारे जो पहले के जो टीचर्स थे, जो अरस्तु के टीचर तो थे, वो फिलोसफर्स थे। उनका मानना ये था किसी तरीके से लोगों को प्रीचेस के थ्रू, किसी बात के थ्रू समझाया जाए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, उनके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। प्लेटो ने भी सेम वही काम किया। लेकिन एरिस्टोटल ने जनरेशन वाइज ये देख लिया कि भाई उनके टीचर के साथ में ये हुआ, फिर उनके टीचर के साथ में भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। तो अरिस्टोटल को ये समझ में आया, अरस्तु को ये समझ में आया कि देखो, अगर आप केवल भाषण दोगे या किसी को बात बताने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब अरस्तु ने कमान संभाली या आप आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो उनका जो स्टूडेंट था सिकंदर, वो कोई फिलोसफर नहीं बना,
वो राजा बना और काफ़ी क्रूर राजा बना। उसने पूरी दुनिया की दौलत जीत ली थी और जब लास्ट में जब उसकी डेथ हुई तब उसको फिलॉसफी याद आई थी। उसने लोगों को ये समझाया, जब उसकी डेथ हुई थी, ये क्या बोलते हैं आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट की, सिकंदर की, जब सिकंदर की डेथ हुई तो सिकंदर का ऐसा मानना था कि भाई वो लोगों को एक ऐसा उपदेश दे, एक ऐसी जानकारी दे जिससे कि लोगों के मन में जो दौलत को इकट्ठा करने का जो लालच है वो ख़त्म हो जाए। तो उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद में मेरा जो अर्थी का जो रास्ता होगा, जहाँ से उसके जो कफन है उसको लेकर के जाया जाएगा, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी की सारी दौलत बिछा दी जाए। वो ये दिखाना चाह रहा था कि भाई जब आप मर जाते हो तब कोई भी दौलत या कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आती, आपको ऐसे ही जाना होता है इस दुनिया से। ये बताने की कोशिश की उसने। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि उसने आधी दुनिया को मार दिया इस केवल ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, और तब जा कर के लोगों को फिलॉसफी याद आती है कि अरे यार हमने गलत कर दिया। ठीक है, चलो वो चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन स्टोरीज़ के थ्रू आपको कहीं ना कहीं बेटर तरीके से समझ में आएगा। और जब आप हिस्ट्री करेंगे या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये ईजी रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को समझ जाते हो, तो उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, विशेष बात यह है अरस्तु ने युवा सिकंदर को राजनीति विज्ञान, साहित्य, युद्ध नीति आदि की शिक्षा दी थी। तो अलेक्जेंडर को उन्होंने जो भी टीचिंग करवाई थी या जो चीज़ें सिखाई थी वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स, लिटरेचर, या जो आपकी ये होती है ना डिफेंस स्टडीज़ होती है, या फिर वॉर स्टडी होती है, वॉर पॉलिसीज़ होती है, उनके बारे में सिखाया था। आपने देखा होगा इंडिया की जो वॉर बेस्ड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर अलग अलग युद्ध नीतियों की बात होती है, जैसे बाहुबली टाइप की जो मूवीज़ हैं उनके अंदर इस तरीके की बात हुई है। तो इन सारी चीज़ों की भी स्टडी होती है। जो बच्चे डिफेंस स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं उनको इस चीज़ की अच्छी खासी डीप नॉलेज होगी। सॉरी। पॉलिटिकल साइंस के अगर फादर की बात करें तो वो भी भैया आपके अरस्तु ही हैं। इसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा अपने जो स्टूडेंट था उसको दी थी, इसी तरीके की जो एक स्टडी है या जो टीचिंग है वो आप हमारे यहाँ पे भी देखते हो। चाणक्य जो थे, चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को इसी तरीके की कोई शिक्षा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो एरिस्टोटल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं एक बार थोड़ा सा। एरिस्टोटल ने क्या क्या काम किए हैं और उनको किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान जो है हमारा, उसका जो फादर हैं या जो पिता हैं आपके अरिस्टोटल को ही माने जाते हैं। उन्होंने पहली बार जीवों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, जीवों की संरचना, प्रजनन, जीवन चक्र आदि का विस्तार से लिखा। ये चीज़ उन्होंने की। इसके अलावा उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है भाई? फादर ऑफ जोलॉजी। याद रखिएगा, जोलॉजी अलग है, जियोलॉजी अलग है। देखो, जो जियोलॉजी होती है, जियोलॉजी जो होती है हमारी, वो भूगर्भ विज्ञान होता है, मतलब कि जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ के अंदर की स्टडी की जाती है। और जो जूलॉजी होते हैं उसके अंदर प्राणी विज्ञान या जानवरों की स्टडी की जाती है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारी टर्म्स हैं, उनको आपको साथ के साथ बताते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो 500 से अधिक पशु प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया आपके एरिस्टोटल ने। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्यों इसको इतना फेमस माना जा रहा है। ठीक है, फादर ऑफ लॉजिक, तर्कशास्त्र या रीजन बेस्ड जो साइकोलॉजी होती है या फिर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर के एरिस्टोटल ने बहुत सारा काम किया। सिलोजिज्म और औपचारिक तर्कशास्त्र की आधारशिला रखी। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। सिलोजिज्म एक रीजनिंग का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अलावा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, उनकी बुक का नाम पॉलिटिक्स, जो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लिखी, इसके अंदर राजनीतिक अध्ययन का बेस माना जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो सबसे पहली बुक थी वो इन्होंने ही लिखी थी। उससे पहले पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के पास में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद इन्होंने और क्या किया है भाई? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, जो बच्चा मम्मी के पेट में, माँ के पेट में होता है, उस चीज़ के बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से वो बढ़ता है, किस किस लेवल के ऊपर बढ़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसकी क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। ठीक है, इसके बाद में फादर ऑफ साइकोलॉजी, पुरातन मनोविज्ञान, या आपको बताया था ना कि एंशंट साइकोलॉजी का जो फादर है, मनोरचना
का जो फादर है वो आपका एरिस्टोटल है, ठीक है। एंशिएंट साइकोलॉजी के फादर के नाम में भी आप एरिस्टोटल को ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मन, साइकी और व्यवहार पर शुरुआती अध्ययन किए। उन्होंने ही सबसे पहले मन के ऊपर या बिहेवियर के ऊपर सबसे पहले स्टडी करनी स्टार्ट की थी, और उन्होंने स्टार्टिंग के जो इनिशियल प्रिंसिपल थे साइकोलॉजी को लेकर के वो दिए थे। इसीलिए एरिस्टोटल को ही या अरस्तु को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एंशिएंट साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके अरस्तु हैं। इसके अलावा फादर ऑफ एथिक्स नैतिकता के जनक कभी भी माना जाता है इनको। उनकी पुस्तक ये देखिएगा निकोमैखन एथिक्स, नैतिक दर्शन की नींव रखी, ये इनकी बुक थी। तो जो एथिक्स हैं, या जो कौन से काम समाज में रह करके आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किस तरीके का आपको आचरण करना चाहिए, कैसे आपका शिष्टाचार होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी एरिस्टोटल ने बहुत ही डिटेल में सबसे पहले लिखा। तो इतने सारे काम आपके अकेले एरिस्टोटल ने करे थे, तो इसलिए एरिस्टोटल का नाम जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, याद रखना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, या आपको ये याद रहे कि भाई इस लेवल के ऊपर हमारी जो साइकोलॉजी है धीरे धीरे करके चलती आई है, राइट। सॉरी, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो स्टूडेंट था सिकंदर महान, वैसे तो हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो अरस्तु जो है इसके टीचर थे। सिकंदर के जीवन और प्रशासन के निर्णयों पर अरस्तु की गहरी शिक्षा का गहरा प्रभाव माना जाता है, ठीक है। सेकेंड एज पे आ जाते हैं भाई, वैज्ञानिक साइंटिफिक एज जो थी आपकी, इस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग मानते हैं कि भाई जो साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल यूज़ था या जो साइंटिफिक यूज़ था वो होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1879 से लेकर के 1900 तक, ये सेकंड एज थी हमारी। इस टाइम पीरियड के अंदर विलियम वुंट नाम के एक आदमी ने, विलियम वुंट, ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी के अंदर इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब तैयार करी, ठीक है। तो सबसे पहली जो लैब तैयार की 1879 के अंदर वो आपके विलियम वुंट ने करी थी। विलियम वुंट काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने और भी बहुत सारे काम करे थे, उनकी डिटेल में हम लोग आगे जा करके डिस्कस करेंगे। इससे मनोवैज्ञानिक दर्शन से विज्ञान बन गया, तो फिलॉसफी से इसको फिलॉसफी से इसको अलग करके हमने एक साइंस के रूप में मान लिया था कि भाई अब इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें विशेषताएं क्या थी, करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, स्ट्रक्चरलिज्म आ गया यहाँ पर। इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन आ गया, अंतःप्रेक्षण आ गया, मतलब इसके ऊपर अलग अलग तरीके की स्टडी की जानी पॉसिबल हो गई थी। ब्यूस्टन्स मतलब कॉन्शियसनेस की स्टडी होनी स्टार्ट हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। कॉन्शियसनेस आप समझते हो, चेतना का अध्ययन इसके अंदर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारी चेतना का या फिर हमारी कॉन्शियसनेस का। अब चेतना के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि भाई आत्मा से लेकर के चेतना से फिर आगे कैसे चलाई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, बताई थी मैंने स्टार्टिंग में आपको, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चेतना का विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस पे आकर के बात अभी चल रही है, ठीक है। अभी हमने एंशंट वाला का किया है कि भाई जो है प्राचीन जो आपका, या फिर ये हो सकता है प्राचीन मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता था, ठीक है। तो 17वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर ये माना जाने लगा था कि भाई हमारा जो ये मनोविज्ञान है या जो आपकी साइकोलॉजी है वो चेतना का अध्ययन है या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके जो मुख्य दार्शनिक थे या जो इसके जो मानने वाले थे वो कौन थे, इस फिलोसफी को मानने वाले या इस दर्शन को मानने वाले कौन से थे। इसमें आते हैं डेकार्टे और लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, ये आते हैं। मनुष्य का वास्तविक अध्ययन चेतना है, ठीक है। मतलब अगर किसी इंसान की स्टडी करनी है तो उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चेतना का मतलब क्या कह रहे हैं भाई, ये कॉन्शियसनेस का मतलब व्यक्ति के अनुभव, विचार, भावनाएं, अनुभूतियाँ जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीज़ें उसकी कॉन्शियसनेस में आती हैं। मतलब कि उसके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह हैं वो सारे के सारे। मनोविज्ञान अब आत्मा से हटकर मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। तो जो इनकी मेंटल प्रोसेसेस हैं जितनी भी, उनकी तरफ हम लोग लेकर के आ रहे थे आपके साइकोलॉजी को। इसमें कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, अंतःप्रेक्षण के अंदर क्या करेंगे भाई, मन के तत्वों का विश्लेषण, कि भाई मन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एस्पेक्ट हैं, उनकी स्टडी करेंगे।
अनुभूति का अध्ययन, एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, कि भैया आपको किस तरीके का फील होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर चीज़ को देख करके, मतलब डरावनी चीज़ दिखाएंगे तो कैसा फील होगा, या इसके अलावा आपके सामने फ्लावर रख देंगे तो आपको कैसा फील होगा, इस तरीके की चीज़ों की स्टडी थी। तो इम्पोर्टेंट पर्सन्स क्या हैं यहाँ पर, विलियम वुंट है जिन्होंने 1879 के अंदर क्या किया था, पहली जो लैब तैयार की थी, अभी बताया था आपको। इसके अलावा टिचनर थे, ठीक है, टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद की शुरुआत की थी। संरचनावाद एक तरीके का आपकी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब एक अवधारणा एक तरीके की, जिसके बारे में आप आगे चल करके डिस्कस करोगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में जब आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करवाएंगे। चेतना को विज्ञान रूप में नहीं मापा जा सकता, इसलिए आलोचना हुई, क्योंकि भाई चेतना को आप मान नहीं सकते ना, कि चेतना तो भाई हमारी सब कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड भी होता है आदमी को, तो उस चीज़ को कैसे आप नकार सकते हो, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो अलग होगा। तो बिहेवियरिज्म आने पर चेतना आधारित मनोविज्ञान कमज़ोर पड़ गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बिहेवियरिज्म या स्टडी ऑफ बिहेवियर है उस पर आकर के हमारी जो साइकोलॉजी है वो रुक गई है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड स्टेज थर्ड एज या फिर आपका युग कौन सा था, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक। इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिकल्स होने स्टार्ट हो गए थे। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल एज मानी जाती है ये, ठीक है। 1900 से लेकर के 1950 तक ये जो एस्पेक्ट है ये फेमस रहा था। इस युग में मनोविज्ञान के विभिन्न स्कूलों को जन्म देखा, कि भाई जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे वो इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हुए, या फिर नई नई साइकोलॉजीज डेवलप हुई, आस्पेक्ट्स इसके बढ़ते चले गए, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म अभी बताया था आपको, संरचनावाद, संरचना कैसी है किसी भी चीज़ की, या फिर आपका मानना कैसा है, इसके विलियम वुंट और टिचनर इसके जो हैं समर्थक थे या इसको मानने वाले थे। फंक्शनलिज्म, कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, विलियम जेम्स इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जे.बी. वॉटसन और बी.एफ. स्किनर इसके ज़्यादा मानने वाले हैं, या सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया गेस्टाल्ट, कोहलर और कोफ का, ठीक है। ये माइंड को लेकर के स्टडी करते हैं, एज अ होल देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। फिर साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। साइकोमोटर के अंदर मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, ये काफ़ी विवादास्पद नाम है, मतलब इसने जितनी भी स्टडी की है वो डिज़ायर्स को लेकर के की है, ठीक है। ऐसे डिज़ायर्स जिनको कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सोसाइटी इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जितने भी थॉट्स थे, जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी इसने अपनी थीसिस दी हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, इसके बगैर तो वही नहीं हो पाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारा हार्मिक साइकोलॉजी, इसको मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। तो मनोविज्ञान ने मन से हटकर व्यवहार और प्रेरणा का अध्ययन शुरू कर दिया था, ये टाइम पीरियड वो था, ठीक है। प्रेरणा मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के मोटिवेट होना, बिहेवियर का आपको पता ही है, आगे बढ़ लेंगे। आधुनिक युग, मॉडर्न एज में क्या आता है भाई, मॉडर्न एज किसको मानते हैं, 1950 के बाद 1950 के बाद का जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट आई वो सारी की सारी आधुनिक युग में मानी जाती हैं। क्या क्या हुई भाई, मानववादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसके अंदर कौन से आते हैं भाई, कार्ल्स रोजर और अब्राहम मैस्लो, ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आप इनकी थ्योरीज भी पढ़ोगे आगे जा करके। तो ह्यूमनिज्म बेस्ड जो साइकोलॉजी थी उसको इन्होंने स्टार्ट किया। अगला था क्या, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कोग्निटिव साइकोलॉजी, इसके अंदर पियाजे की थ्योरी है आपकी, जेम्स ब्रूनर ये हैं। तो पियाजे की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, तो इसलिए आपको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। कोग्निटिव डेवलपमेंट से इनका जो है प्रिंसिपल भी है, ठीक है। मतलब माइंड को लेकर के या दिमाग को लेकर के आपका कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप काम करते हो, कैसा आपका बिहेवियर होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी इसके अंदर की जाती है। विकासात्मक मनोविज्ञान, इसके अंदर बच्चा या कोई भी एक पर्सन है उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में पढ़े जाता है, कि डेवलपमेंट उसकी कैसे होती है, कैसे उसकी तरक्की होती है, एक स्टेज के ऊपर कोई इंसान कैसा काम करता है या कैसा बिहेवियर करता है, उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। इस चीज़ के बारे में बात की जानी लगी थी कि भाई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको कौन से प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, भाषा विकास, प्रेरणा और भावनाएं, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी स्टार्ट करी हमने, कि भाषा विकास कैसे होती है भाई, आदमी की लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन करेजियस कैसे होता है, किसी चीज़ को लेकर के मोटिवेट कैसे होता है, और उसकी फीलिंग्स कैसे उसके ऊपर काम करते हैं, या वो कैसे अपने इमोशंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, राइट।
नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में आता है हमारा मनोविज्ञान अब मानव व्यवहार और मानव प्रक्रियाओं का विज्ञान बन गया था। इस टाइम पीरियड तक हम ये मान सकते हैं साइकोलॉजी अपने नए रूप के अंदर आ गया था। इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल भी हो सकता था और इसको एक्सप्लेन भी आप लोग अच्छे से कर सकते थे। मन या फिर आपका व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। 19वीं शताब्दी के बाद में ऐसा माना जाने लगा कि भाई जो आपका बिहेवियर है उसको एक साइंस की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसका मुख्य विचार क्या था? विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान दिखाया माना गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। बिहेवियर और माइंड को देखा और मापा जा सकता था, इसलिए यह वैज्ञानिक हुआ। ये बात आपको पहले ही बताई थी। बिहेवियरिज्म का उदय हुआ या फिर व्यवहारवाद का उदय हुआ। जॉन वॉटसन ने कहा साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है। B.F. स्किनर ने इसे वैज्ञानिक आधार दिया। B.F. स्किनर ने बताया कि साइकोलॉजी को कैसे साइंटिफिकली यूज़ कर सकते हैं। ओके, मुख्य अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं कि भाई किन चीज़ों को लेकर के इसकी स्टडी की जाती है? सीखना कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, कोई भी हैबिट है वो कैसे डेवलप होती है, इमोशंस कैसे काम करते हैं किसी इंसान के, पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट कैसे होता है किसी का भी, या डेवलपमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, प्रेरणा कैसे मिलती है भाई किसी को भी, या कोई मोटिवेट कैसे होता है, संज्ञान कोग्निशन कैसे काम करती है किसी एक इंसान की, डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। 20वीं सदी के बाद में मनोविज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। तो 20वीं सदी के बाद में मतलब 20th सेंचुरी के बाद में हमने मानना शुरू किया कि भाई साइकोलॉजी एज अ साइंस, एक सब्जेक्ट माना जा सकता है। तो आज मनोविज्ञान को हम लोग क्या मान रहे हैं? माइंड प्लस बिहेवियर दोनों की स्टडी की जाती है, तब दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है या फिर साइंटिफिक स्टडी की जाती है, राइट। अब आज की डेट में जो हम लोग इसको साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं वो किस लेवल के ऊपर कर रहे हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। समकालीन आधुनिकतम युग, 21st सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी एज ऑफ साइकोलॉजी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? आज की डेट में आप ये मान के चल लो कि भाई साइकोलॉजी का हर एक जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी का यूज़ करके आपकी बहुत सारी बीमारियों का भी दूर किया जाता है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। आज की डेट में तो आपके इवन बिजनेसेस के अंदर भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप जितनी भी चीज़ें देखते हो अपने आसपास, हर एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप साइकोलॉजी को देख पाते हो। कैसे भाई, इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं? देखिएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या? आज की डेट में जो साइकोलॉजी है उससे हमारा क्या रिलेशन है? न्यूरोसाइंस। ब्रेन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं या ब्रेन की जो इमेजेस होती हैं MRI के थ्रू जो आप देखते हो, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इसके थ्रू लोग पता लगाते हैं भाई किसी एक इंसान के अंदर अगर कोई बीमारी है या किसी एक चीज़ को लेकर के कोई इंसान परेशान है तो कैसे है, क्यों है, इस चीज़ का आंसर हमें साइकोलॉजी के अंदर मिलता है, आज की जो करंट साइकोलॉजी है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आदमी का एस्पेक्ट तैयार करना। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा किसी एक चीज़ से डर रहा है तो उसके डर को ख़त्म करने के लिए उससे को वही चीज़ें उसके नज़दीक ले जा करके दिखाई जाती हैं या उसको उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई जाती हैं जिससे कि उस बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है या उसको उस चीज़ से डर नहीं लगता। पॉजिटिव के अलावा एक बहुत ही आजकल जो ज़्यादा फेमस है, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, एक टर्म होती है डार्क साइकोलॉजी। ये एक तरीके की वो साइकोलॉजी है जिसके अंदर लोग किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको इनडायरेक्टली मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वैसे देखा जाए तो बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत ही खतरनाक है। इसका यूज़ करके लोग कई लोगों को पागल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो वही कोशिश यही होती है कि भाई बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी या फिर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ करना है, तो कोशिश यही करना है कि भाई डार्क साइकोलॉजी से दूर रहो। ऐसा विज्ञान या ऐसा मनोविज्ञान जिसके तहत आप किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप डार्क साइकोलॉजी में लेते हो। एक पॉइंट था, बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा, AI साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कैसे? एग्जांपल के लिए जो आप रील्स स्क्रॉल करते हो या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को आप सर्व करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी साइकोलॉजी को दिखाता है कि भाई आप कैसे पर्सन हो, आप किस तरीके से उसका यूज़ करते हो, राइट। उसी के बेसिस पे फिर उसी के तरीके की आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पर भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉग्निटिव
न्यूरोसाइंस। कोग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या है भाई? कोग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि आपका जो माइंड है उसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है या उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये है कोग्निटिव न्यूरोसाइंस। नेक्स्ट आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? किसी बीमारी के इलाज के लिए जब आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तब वो होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए जो पागल खाने के अंदर जिस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं उसको आप बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। मतलब एक किसी इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करना या एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करना जिससे कि वो ठीक हो सकता हो। इसको आप कई बार उसका वो क्या बोलते हैं हिप्नोसिज्म के थ्रू भी यूज़, हिप्नोसिज्म इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है या हिप्नोसिज्म इसके अंदर आता है, या किसी को भी कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही स्कूल्स के बारे में हम लोग आगे जा करके डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है जिसके अंदर हम बच्चों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा से संबंधित वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि भाई लोगों को एजुकेशन लेने में हेल्प हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसको थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है वो थेरेपिस्ट वगैरह के पास में या क्लिनिक वगैरह में जा सकते हैं और उनको गाइडेंस दे करके काउंसलिंग के थ्रू या किसी तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है? जब साइकोलॉजी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है या बिजनेस के अंदर किया जाता है तब वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर कुछ एक, जैसे भाई मार्केटिंग है, मार्केटिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, या लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके भाई कुछ कैंपेनिंग वगैरह चलाई जाती है कि देखते हैं ये जो लोग हैं ये इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई जो डेयरी मिल्क थी, सॉरी, जो डेयरी मिल्क था उन्होंने अपना प्रोडक्ट देखा कि भाई वो लोग चॉकलेट जो है बहुत अच्छी बेच रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में उनको लगा कि भाई नहीं, हमें इंडिया में ना काजू कतली नाम से कोई एक चीज़ होती है और वो काफ़ी फेमस होती है। तो उन्होंने इंग्रेडिएंट ले लिए और काजू कतली के साथ में उन्होंने चॉकलेट का फ्लेवर डाल के लोगों को खिलाने की कोशिश की। अब उसके अंदर उन्होंने देखा कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो नेगेटिव आया, तो उन्होंने बाद में उस चीज़ को मना कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को और बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए जिस साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर आती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं इनकी, ठीक है। तो परिभाषा में क्या क्या है भाई? मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मनुष्य के व्यवहार या बिहेवियर और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यह समझने की कोशिश करता है लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे सीखते हैं और क्या एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान एक पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके का बिहेवियर करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है साइकोलॉजी के अंदर। मनोविज्ञान वैज्ञानिक तरीके, प्रयोग, अवलोकन, परीक्षण का उपयोग करता है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर टेस्टिंग के थ्रू या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग क्या करते हो, कुछ एक रिजल्ट निकालते हो। यह सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मतलब कि जो जनरल बिहेवियर आपका उसका भी करता है और जो आपका छुपा हुआ बिहेवियर होता है, हिडन बिहेवियर होता है, उसकी भी स्टडी करवाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना, पूर्वानुमान लगाना और नियंत्रण करना है। मतलब एग्जांपल के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी का यूज़ करते हो या किसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हो और उसके बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस तैयार करते हो कि इसका हमें फ़ायदा होगा या ये एक इंसान इस तरीके से बिहेव करेगा। अगर वो नहीं करता है तो बात अलग है, तो फिर आप दूसरे हाइपोथेसिस तैयार करते हो, दूसरे एक्सपेरिमेंट का या दूसरी थ्योरी का यूज़ करते हो, तब जा करके आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से उसको एनालाइज करते हो और दोबारा से किसी और थ्योरी का यूज़ करते हो। तो साइकोलॉजी को देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। 4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं: डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना। तो ये 4 इसके उद्देश्य होते हैं साइकोलॉजी के। मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है। इनको और डिटेल में देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब बिहेवियर, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। व्यवहार का वर्णन करना। पहला उद्देश्य व्यवहार को सही ढंग से देखना, पहचानना और उसका वर्णन करना होता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसको ऐसे बता रखा है, ठीक है। मनोविज्ञान पहले समस्या या व्यवहार के लक्षणों
की सूची बनाते हैं कि भाई ये इन चीज़ों की वजह से हो रहा है और इन चीज़ों को लेकर के ये काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बच्चे की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है, मतलब पहले क्वेश्चन पूछते हैं भाई एक बच्चा है, कोई उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। पहले उसके व्यवहार के पैटर्न, आदतें, भावनाएं, घर, स्कूल, माहौल आदि वर्णित किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि भाई डिटेल इकट्ठी कर ली और उसके बाद में हम लोग अब प्रॉब्लम बताएंगे, भाई ये चीज़ें हैं, इसके साथ में ये सिचुएशन है अब, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, डिटेल इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट कर ली, अब उसके बारे में बता देखो ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा पैटर्न है, इस तरीके का इसका बिहेवियर है, ऐसी इसकी हैबिट्स है, ऐसी इसकी फीलिंग्स है और ऐसा इसकी फैमिली और स्कूल का माहौल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताते हैं। सेकंड क्या रहता है, टू एक्सप्लेन बिहेवियर। अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये ऐसा है, व्यवहार का कारण समझना। दूसरा उद्देश्य किसी व्यवहार के कारण बताना कि भाई ये एक पर्टिकुलर इसका बिहेवियर है और ये इस रीज़न की वजह से है, कि ऐसा मतलब किसी की फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है तो वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है, ठीक है। व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, इस चीज़ के बारे में आंसर किया जाता है, इसका वैज्ञानिक उत्तर दिया जाता है। जैसे क्लास में चुप रहता है क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, भाई कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। सोशल फियर है इसके अंदर, किसी के सामने बोलने में डरता है ये किसी। अगला भाषा की समस्या, भाई लैंग्वेज को लेकर के उसकी प्रॉब्लम है, या उसकी लैंग्वेज अलग है, या उसको जो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगला क्या हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार, भाई टीचर ये ऐसे हो रखे हैं कि भाई उसको डांट देते हैं या डपट करके बिठा देते हैं, उसको बोलने ही नहीं देते। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है, भाई फैमिली के अंदर इस तरीके का माहौल ही नहीं है कि उसको बोलने नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल के लिए कोई एक लड़की है, उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा उसके घर के अंदर, या उसकी बात ही नहीं सुनी जाती, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, वो बच्चा नहीं बोलेगा। अगला क्या हो सकता है, मनोविज्ञान इन सारे कारणों को समझता है, तो इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई इसका बिहेवियर ऐसा इसलिए। भविष्य का अनुमान लगाना, किसी व्यक्ति को अलग व्यवहार कैसे हो सकता है, कि भाई इसका जो बिहेवियर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण, टेस्ट और अनुभव पर आधारित होता है, कि भाई सारा का सारा प्रैक्टिकल जो भी हमारी थ्योरीज हैं, स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर चलेगा। यदि बच्चा बहुत शर्मीला है तो अनुमान लगाया जाता है कि नए माहौल में भागीदारी कम करेगा। मतलब पहले से सोच के चल देते हैं कि भाई अगर बच्चा शर्मीला होगा या शाई नेचर का होगा तो वो एक नए माहौल में या नए स्कूल में या नए ग्रुप के अंदर थोड़ा इंटरेक्ट कम करेगा। ये प्रिडिक्ट किया जाता है किसी का भी बिहेवियर। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, टू कंट्रोल और मॉडिफाई बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करना या सुधारना। कैसे सुधार सकते हैं भाई, अगर सपोज करो किसी एक बच्चे को डर लग रहा है, भाई किसी को एक जानवर से डर लगता है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देख करके डर लग रहा है, तो वो कैसे उस डर को दूर कर सकते हैं, भाई या तो उस इंसान से उसकी बात करवा दी जाए, वो तब डर उसका दूर हो जाएगा, या सामने वाला जो बिहेव कर रहा है या जैसा भी इंसान है या जो भी चीज़ है उसके साथ में उसका इंटरेक्शन करवा दिया जाए और पॉजिटिव इंटरेक्शन करवाया जाए जिससे कि उसका डर खत्म हो जाए। अंतिम उद्देश्य है गलत व्यवहार को बदलना और सही व्यवहार को बढ़ाना। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है साइकोलॉजी का, किसी भी एक नेगेटिव बिहेवियर को चेंज कर देना और सही बिहेवियर को आगे बढ़ाना। एग्जांपल के लिए कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो उसके पढ़ने की प्रॉब्लम्स को दूर करके उसको आगे बढ़ाना, और जो बच्चा पढ़ पा रहा है उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना जिससे कि वो और अच्छे से पढ़ पाए। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, इसके लिए उपयोग करते हैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, भाई काउंसलिंग होती है बच्चों की, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू करवा सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, भाई उनकी बिहेवियरल थेरेपी करवा सकते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, भाई पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन दे सकते हैं उनको या प्राइज़ दे सकते हैं कुछ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उसकी लर्निंग स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। ये कर सकते हैं भाई, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि भाई किसी बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, डर, आक्रामकता, आदतें, पढ़ाई में रुचि की कमी, चिंता आदि को सही विधियों से कम किया जा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग थेरेपी वगैरह ले सकते हैं, और या किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं उसे अपने टीचर्स से या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस कर देना चाहिए ताकि उसको इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए भाई, ये हमारा आज का सेशन था।
मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको ये सेशन कैसा लगा, या इन चीज़ों को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करवा दिया जाए, और अगर जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको कोई डाउट आता है या किसी टॉपिक को लेकर के कोई डाउट आता है तो हम लोग उसकी वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा है या कहीं पर आपको लगा हो कि भाई मैंने ठीक से नहीं पढ़ा पाया, तो आप बता सकते हैं उस चीज़ को, मेरे से डिस्कस करें या कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे जा कर के उसको इम्प्रूव करूँ। ओके, थैंक यू।